बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी विद तारिक रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। ऑर्गेनिक सोल्यूट्स यानी फूड मटेरियल जो कि प्लांट्स के अंदर बनता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, इस पे होगी आज बात। तो हो जाएं तैयार जी। तो ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से होती है, इस पे बात करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट होती है, कंपाउंड टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के अंदर, जिनको क्या बोलते हैं, फ्लोएम। तो फ्लोएम के ज़रिए ये ट्रांसपोर्ट होती है, यानी प्रीपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाली जो टिश्यूज़ हैं उनका नाम है फ्लोएम। तो ये फ्लोएम कहाँ वाक़ होती हैं, प्रेजेंट होती हैं ऑन द आउटसाइड ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज़। हाँ जी बच्चों, ये डायग्राम आपके सामने, ये वेस्कुलर टिश्यूज़ बनाने की कोशिश की गई है और ये उसका पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये रेड एरो ज़ाहिर करता है कि ये ब्लूइश कलर में हमारे पास क्या है, ब्लूइश कलर में है फ्लोएम जो कि आउटसाइड मौजूद हैं, और रेडिश कलर में ये एरो शो कर रहा है कि जाइलम अंदर की तरफ है। तो ये लोकेशन बताता है प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज़, यानी जाइलम से बाहर होते हैं ये इसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनकी बात कर लें तो इसमें स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं बिकॉज दीज आर कंपाउंड टिश्यूज़। These composed of various types of cells that perform the same function mean translocation of food material। यानी ये खुराकी तरसील का एक साझा काम करते हैं, लेकिन ये बहुत सी अक़साम के सेल्स पर मुश्तमिल हैं फ्लोएम, लिहाजा ये कंपाउंड टिश्यूज़ हैं। कौन कौन से इसमें शामिल हैं जी? इसमें शामिल है सीव ट्यूब्स, इसमें शामिल है कंपेनियन सेल्स, इसमें शामिल हैं पेरेन्काइमा सेल्स, इसमें शामिल हैं फाइबर स्केलेटन्स, और इसमें शामिल है लेटेक्स कंटेनिंग सेल्स। बेसिकली अगर हम बेसिक कंपोनेंट बताएं तो सीव ट्यूब सेल्स या सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल, दीज आर all the basic component of phloem. Other variable things are also present, or variable components are also present called fibers, scaleroids, latex containing cells, जो कि मुख्तलिफ पौधों के साथ रिलेट करते हैं। लेटेक्स वाले भी हो सकते हैं, गम वाले भी हो सकते हैं। तो इस पे बात होगी जी। ये फ्लोएम की डायग्राम दूसरे तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के लिहाज से दिखाई गई है। देख लें इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है। ये जो बड़ी ट्यूब नज़र आ रही ये है हमारी सीव ट्यूब। इसमें ये सीव एरियाज़ हैं जिसकी बुनियाद पर, यानी ये छलनी की तरह के एंड टू एंड जहाँ पे सेल अटैच होते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, यानी सीव होती हैं, इसीलिए इनको सीव एरियाज़ कहते हैं। तो ये लंबी ट्यूब्स की शक्ल में होते हैं, लिहाजा इनको सीव ट्यूब्स कहते हैं। उनके साथ ये कंपेनियन सेल्स हैं, कंपेनियन सेल न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एंड वाल में ये प्लेट्स बन जाती हैं जिनको सीव प्लेट्स का नाम दिया जाता है। तो ये हो गया तारुफ फ्लोएम का कि फ्लोएम कैसी होती है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं हम जी। सीव ट्यूब्स देख लें। सीव ट्यूब्स क्या होती हैं, स्पेशल सीव एरियाज़ होते हैं। उसमें क्या होते हैं, स्पेशल सीव एरियाज़। ये डायग्राम भी सामने आ गई कि इसमें सीव एरियाज़ आपको नज़र आएंगे। ये रेड एरोज़ को अगर आप देखें, गौर करें, तो ये वाला सीव एरिया है, जिस तरह छलनी होती वैसा नज़र आता है ना। तो ये सीव एरियाज़ हैं। अब इसमें वो कहता है स्पेशल सीव एरियाज प्रेजेंट सेल कनेक्टेड बाय पोर्स। सेल जो होते हैं वो पोर्स के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, यही सीव एरियाज हैं। और ये ओपन चैनल्स हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट, यानी ये ट्रांसपोर्ट के लिए ओपन चैनल्स हैं। इसमें क्या होता है, सेल्स ज्वाइंट लॉन्गिट्यूडनली, ये लेंथ वाइज यानी एंड टू एंड सेल जो है ना ज्वाइन होते हैं सीव ट्यूब्स के, जिनको सीव ट्यूब मेंबर या सीव ट्यूब सेल्स का नाम दिया जाता है। इनमें ऑलमोस्ट नो साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, और इनमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो नहीं होता, ऑलमोस्ट डेड होते हैं। ज्वाइन विद कंपेनियन सेल्स, साइड पे इसके मौजूद होते हैं कंपेनियन सेल्स। तो ये दिखाए हुए हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स का काम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है कि ये सप्लाई करते हैं एटीपी एंड प्रोटीन्स। ये एटीपी भी और प्रोटीन ये फ्राहम करते हैं कि इनको
ट्रांसलोकेशन के लिए यानी सीव ट्यूब सेल्स को, और ये शुगर लोडिंग में हेल्प आउट करते हैं। दे हेल्प इन लोडिंग ऑफ शुगर्स, यानी फ्लोएम लोडिंग में ये हेल्प आउट करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम लोडिंग की तरफ जाएंगे उस पर बात होगी। अब ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम कैसे होती है, मुख्तलिफ वेज हैं। वो कहता है कि ये बाई डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल, यानी ये नहीं है कि ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। जिस तरह हम देखते हैं कि जाइलम की जो ट्रांसपोर्ट है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है, यानी रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ होती है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बट ये बाई डायरेक्शनल है। तो बाई डायरेक्शनल क्या है कि जहाँ पे ये बन रही है, जहाँ पे जो सोर्स है, जहाँ से ये एक्सपोर्ट होनी है, वहाँ से ये सिंक की तरफ किसी तरफ भी जा सकती है, ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी, इसीलिए इसको बाई डायरेक्शनल का है। तो इसको कहाँ से होती है? लिखा हुआ है एरिया ऑफ सप्लाई से होती है। कहाँ से होती है? एरिया ऑफ सप्लाई से होती है। ये लिखा हुआ है जिसको सोर्स कहते हैं। व्हाट इज सोर्स? हमें याद रखना होगा, एरिया ऑफ सप्लाई इज कॉल्ड एज सोर्स। तो कौन से एग्जाम्पल में लीव सिंथेसाइजिंग शुगर, जो फोटोसिंथेसाइजिंग लीव्स होते हैं जो शुगर को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हमारे क्या हैं? सोर्स हैं। और दूसरा स्टोर्ड फूड इन द स्टोरेज ऑर्गन्स, तो कुछ ऑर्गन्स भी हैं जो स्टोर कर लेते हैं, जैसे रूट्स हैं कुछ की, कुछ के स्टेम हैं, तो ये स्टोरेज ऑर्गन्स हैं। तो ये एज आ सोर्स जो है ना, जब ये सप्लाई करेंगे तो तब ये एज आ सोर्स जो है ना वो एक्ट कर रहे होते हैं। जी बच्चों, आगे क्या है? एरिया ऑफ मेटाबॉलिज्म सिंक, जहां इस खुराक को यूज होना है, यूटिलाइज होना है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एरिया ऑफ मेटाबॉलिज्म। और एरिया ऑफ मेटाबॉलिज्म को ही सिंक बोलते हैं। एरिया ऑफ मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है, स्टोरेज भी हो सकता है। यानी एक्सेस फूड है तो प्लांट अपने किसी एरिया में उसको स्टोर कर लेते हैं। अब उधर जो है ना लीव्स में बन रही है और उस एरिया की तरफ जा रही है जहाँ स्टोर होना है, या जहाँ पे एक्टिव मेटाबॉलिज्म है, यानी जहाँ पे ग्रोथ हो रही है प्लांट की, उस तरफ को जा रही है। अगर स्टोरेज आर्गन की तरफ भी जा रही है तब भी वो सिंक है, स्टोरेज आर्गन। अगर वो मेटाबोलाइजिंग एरियाज की तरफ जा रही है तो वो तब मेटाबोलाइजिंग जो है ना एरियाज यानी एक्टिव एरियाज, वो एज अ सिंक जो है ना वो रोल परफॉर्म करते हैं। यहाँ कौन कौन सिंक है जी? सिंक में रूट आ जाता है, इमेच्योर लीव आ जाते हैं, और डेवलपिंग फ्रूट्स आ जाते हैं। ऑल दीज आर एरिया ऑफ इम्पोर्ट, ठीक है ना, एरिया ऑफ इम्पोर्ट हैं, लिहाजा इनको क्या कह सकते हैं? हम सिंक कह सकते हैं। जी बच्चों, तो बात कुछ समझ आई आपको? जी, इसके अलावा ट्यूबर और ग्रोइंग स्टेम, ये भी एज अ जो है ना वो सिंक काम करते हैं। तो एग्जाम्पल याद रखनी है, लीव्स दैट सिंथेसाइजिंग शुगर्स और स्टोर्ड फूड इन स्टोरेज ऑर्गन, ये एरिया ऑफ सप्लाई है, सोर्स है। और रूट्स, इमेच्योर लीव्स, डेवलपिंग फ्रूट, ट्यूबर्स और ग्रोइंग स्टेम, ऑल दीज आर area of metabolism or storage, these are called as sink. बाइनियल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स किन को कहते हैं बच्चों? ऐसे प्लांट जो एक की बजाय 2 सीजन जिंदा रहें, तो वो क्या कहलाते हैं? बाइनियल प्लांट्स। ठीक है जी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1 सीजन जिंदा रहते हैं, एनुअल प्लांट्स। जो 2 सीजन जिंदा रहें, बाइनियल प्लांट्स। और जो साल हा साल यानी कई सीजन जिंदा रहें, 2 से ज़्यादा सीजन जिंदा रहें, उन्हें बच्चों बोलते हैं पेरेनियल प्लांट्स। तो यहाँ बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? यहाँ हो रही है बाइनियल प्लांट की। और बाइनियल प्लांट में किसका जिक्र हो रहा है? कैरेट का, हमारी जो डेक्स कैरोटा है, यानी कि हमारी जो गाजर है, बाइनियल प्लांट है। पहले साल में इसकी जड़ें एज अ सिंक काम करती हैं, पत्तों से खुराक को स्टोर करती हैं। अगले साल में वही स्टोर शुदा खुराक को यूज़ करके इसके नए पत्ते और शाखें बनती हैं, पूरा पौधा दोबारा बन जाता है अगले सीज़न में। तो इस तरह ये बाइनियल प्लांट है। पहले साल में इसकी जड़ें एज अ सिंक काम कर रही हैं और अगले साल में एज अ सोर्स यूज़ हो रही हैं। तो सेम इज़ द केस फॉर द बीट और शुगर बीट, चुकंदर का भी यही हाल है। तो रूट इज सिंक इन द फर्स्ट सीजन, पहले सीजन में बाइनियल प्लांट के रूट जो होती हैं वो क्या होती हैं? सिंक होती हैं। और अगले सीजन में, नेक्स्ट सीजन में वो सोर्स का काम करती हैं, यानी वो एरिया ऑफ सप्लाई बन जाती हैं। इज इट क्लियर?
तो समझ आ रही है ना बच्चों, बहुत ही आसान है ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जी ये देख लें जी, जिसको डेकस कैरोटा या स्ट्रॉबेरी या फिर उसको चुकंदर से वाकफियत नहीं है तो ये ले आए हैं हम डायाग्राम। तो आपके सामने ये डायाग्राम है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये भी बाइनियल प्लांट है। ये कौन है? ये जनाब चुकंदर है, शुगर बीट, ये भी बाइनियल प्लांट है। और डेकस कैरोटा जिसको क्या कहते हैं हम? गाजर कहते हैं। ये भी हमारी क्या है बच्चों? ये है बाइनियल प्लांट। ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम अभी जारी है। तो हम जो फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उस ट्रांसपोर्ट का हम जायज़ा भी ले सकते हैं। उस पे साइंसदानों ने स्टडी की, लेकिन कैसे स्टडी की? उन्होंने यूज़ किया, किसको यूज़ किया? उन्होंने यूज़ किया एफिड को, तेला जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं तेला। ये सामने डायग्राम भी आ गई। तो एफिड को यूज़ करके उन्होंने क्या किया? फ्लोएम की जो ट्रांसपोर्ट है यानी जो फ्लोएम सैप है उसका तज्जिया किया। एफिड का तारफ हो जाए। एफिड क्या होते हैं? सैप सकिंग इंसेक्ट्स हैं। सैप क्या होता है? वाटर एंड डिसॉल्व्ड मटेरियल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सैप। ठीक है जी। उनके माउथ पार्ट को स्टाइलेट्स कहते हैं। स्टाइलेट लंबी थोथनी होती है इनकी। ये थोथनी ये उसने पंक्चर कर ली है। ये उसमें ये डायग्राम उस अल्ट्रा डायग्राम में नज़र आ रही है। ये उसकी स्टाइलेट है जो घुसी हुई है पौधे के जो है ना बाहर वाले हिस्सों से क्रॉस करके फ्लोएम तक जा पहुंची है, तो इसको स्टाइलेट कहते हैं। तो ये इंसर्टेड इन द स्टेम या लीव, ये जो हर्बेशियस स्टेम होते हैं या लीव्स होते हैं उनमें ये इंसर्ट कर सकता है, उसमें ये उसको पंक्चर कर सकता है अपनी स्टाइलेट के जरिए। एंड रीच द सीव ट्यूब, अब ये रीच कर जाता है, ये पहुंच जाता है कहाँ पे? सीव ट्यूब तक। तो ये देखें बच्चों आपके सामने ये एफिड बड़ा करके दिखाया हुआ है और जनाब ये लगा हुआ है अपने काम में। इसने स्टेम को पंक्चर किया है और इसकी स्टाइलेट पहुंच गई है कहाँ तक? उसकी फ्लोएम तक। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया के जरिए वाजे कर दिया गया ये स्टाइलेट आ रही है जो कि पहुंच गई है फ्लोएम तक। अब ये फ्लोएम को सक करेगी और इनका जो सिस्टम होता है ना बच्चों वो होता है डायरेक्ट। ये एक तरफ से खाते जाते हैं दूसरी तरफ से निकलता जाता है इन द फॉर्म ऑफ हनी ड्यू। तो इसीलिए इनको यूज़ किया जा सकता है, यानी ये इनका डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है उसमें से ये जो फ्लोएम सैप है ये डायरेक्टली इनके क्लोएकल पार्ट से बाहर निकलती जाती है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स कॉल्ड एज हनी ड्यू। तो उसको क्या किया गया? स्टडी किया गया। जब उनको स्टडी किया गया तो क्या पता चला? तो जब प्रेशर होता है ना, सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर होता है, उसी वजह से ये इनकी स्टाइलेट जब पहुंचती है तो उसके अंदर वो घुसा देते हैं उस सैप को, यानी सैप ज़बरदस्ती दाखिल हो जाती है प्रेशर से। पंक्चर तो ये कर लेते हैं फिर खुद ब खुद। जिस तरह आप कोका कोला की बोतल प्रेशर से खोल लें और वो ऊपर को उबलेगी और आपके मुंह में घुस जाएगी, तो इसी तरह इनके साथ होता है। ये जाके जब इनकी थोथनी इनकी स्टाइलेट जाके पंक्चर करती है, किन को पंक्चर करती है? फ्लोएम को। तो फ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स हैं वहाँ से प्रेशर से सैप उसके मुंह में जाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक को क्रॉस कर जाता है। तो फोर्स लिक्विड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, ज़बरदस्ती यानी ताकत से, फोर्स से उसको धकेला जाता है इनके जो है ना डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, जिसको हनी ड्यू कहते हैं एट द पोस्टीरियर एंड। और ये बाहर पिछली तरफ ज़ाहिर हो जाता है। मैंने कहा ना ये हनी ड्यू नज़र आ रहा है आपको, तो पिछली जानब ये निकल जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक से, इसको हनी ड्यू कहते हैं। इसकी कंपोजिशन जब पढ़ी गई तो क्या पता चला कि 10 to 20% बाय इसमें क्या होता है? ड्राई मैटर होता है, यानी टोटल जो इसका लिक्विड पार्ट है वो होगा यूँ कह लें 75 to 90%। और जो ड्राई में जो वेट होगा यानी उसके अंदर जो सोल्यूट्स होंगे वो 10 to 25% हो सकते हैं टोटल उस सैप के। अब उस 10 to 25 का 90% इसमें सुक्रोज होता है और 1% इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ ली बेटा कि असल में ट्रांसपोर्ट कौन सी चीज़ होती है, यानी जो हमने ऑर्गेनिक सोल्यूट्स की ट्रांसपोर्ट पढ़नी थी तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो यही वो सैप है जिसको ट्रांसपोर्ट करती है कौन? फ्लोएम। जी
अब मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पे बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का, मुख्तलिफ उसके बारे में व्यूज़ हैं, क्या क्या व्यूज़ हैं। तो दो व्यूज़ हैं कि ये एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है और पैसिवली भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, यानी विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। लेकिन जो एक्टिव थीरीज थी दैट वर नॉट प्रूव्ड, इसके बारे में जो एक्टिव थीरीज थी वो प्रूफ नहीं हो सकती, वो अबेंडेंड हो गई, यानी वो साबित नहीं हो सकी कि एक्टिवली जो है ना फ्लोएम ट्रांसपोर्ट होती है। फिर कौन सी होती, बाकी पीछे क्या बचता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट थीरीज, वो एक्सेप्टेड है, यानी अबेंडेंड हो गई एक्टिव थीरीज के एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी से ट्रांसपोर्ट नहीं होती। फिर कौन सा बच गया, पैसिव थीरीज बच गई। अब पैसिव थीरीज में टू मेन मैकेनिज्म है, देयर आर टू मेन मैकेनिज्म्स, डिफ्यूजन एंड प्रेशर फ्लो या प्रेशर फ्लो थीरी। तो पीछे बचता है पैसिव वे, और पैसिव वे में दो मैकेनिज्म है बच्चों, एक है डिफ्यूजन, दूसरा कौन सा है, दूसरा है प्रेशर फ्लो थीरी। अब इस पे बात करनी है कि इसमें से कौन सा एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं है। तो चलो बच्चों तैयार हो जाओ, हम इसको पढ़ लेते हैं। डिफ्यूजन की बात करते हैं तो कुछ लोगों का ख्याल है, सम सजेस्टेड दैट शुगर्स मूव बाय डिफ्यूजन, कुछ का ख्याल है कि शुगर डिफ्यूजन से मूव कर जाती है। वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट इज वेरी हाई, ठीक है ना। इसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, जो उसकी स्पीड होती है, वो कितनी होती है, सॉरी, वो कितनी होती है, अप टू 1 मीटर पर आवर। जो स्पीड है शुगर की, ट्रांसपोर्ट की स्पीड 1 मीटर पर आवर है जो रिकॉर्ड की गई। डिफ्यूजन जो है ना उसको जब कंपेयर किया गया तो वो 1 मीटर पर 8 ईयर है, उसकी स्पीड तो भाई बहुत स्लो है, 1 मीटर पर आवर और 1 मीटर पर 8 ईयर। एमसीक्यूज के हवाले से इसको ध्यान में रखें, ये याद रखने की चीज़ है। तो इसलिए अब डिफ्यूजन इतना स्लो, इतना सुस्त प्रोसेस है कि ये ट्रांसपोर्ट के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो लिहाजा इसको भी क्या किया जा सकता है, कैन नॉट अकाउंट फॉर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो फिर ये भी माना गया कि नहीं भाई, डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए, इसकी तो स्पीड ही बहुत कम है। जिस तरह हम कहते हैं कि जनाब 2G की तो स्पीड ही बड़ी कम है, इस पे कौन सी वीडियो चलेगी, तो इसी तरह डिफ्यूजन की स्पीड इतनी कम है कि वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट से मैच ही नहीं करती, लिहाजा ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब एक्टिव थीरीज भी रिजेक्ट हो गई, पैसिव थीरी एक्सेप्ट हो गई, लेकिन पैसिव थीरी में दो मैकेनिज्म थे, एक था डिफ्यूजन, दूसरा है प्रेशर फ्लो। अब डिफ्यूजन साहब भी रिजेक्ट हो चुके हैं भैया, तो क्या बच गया, पीछे बचती है प्रेशर फ्लो थीरी। तो प्रेशर फ्लो थीरी को हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे,